आज हम बात करेंगे अपवाह तंत्र के बारे में। क्या होता है अपवाह तंत्र? अपवाह तंत्र से संबंधित कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? नदियों को पढ़ने से पहले अपवाह तंत्र पढ़ना क्यों आवश्यक है? अपवाह तंत्र से कौन कौन से प्रकार बनाता है? जैसे वृक्षाकार प्रतिरूप कैसे बनता है? आरी प्रतिरूप कैसे बनता है? जालीनुमा प्रतिरूप कैसे बनता है? तो जब आप अपवाह तंत्र को पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। दोस्तों, अपवाह का मतलब होता है फैलाव। यानी जब कोई मुख्य नदी किसी मार्ग से बहते हुए जाती है और उसकी कुछ सहायक नदियां आके मिल जाती हैं तो उसी को कहते हैं अपवाह तंत्र। इस अपवाह तंत्र को बेसिन भी कहते हैं। जैसे दुनिया में बहुत सारे बेसिन हैं, सिंधु बेसिन, गंगा बेसिन, अमेजन बेसिन, नील बेसिन, हांगो बेसिन, और भारत में, दक्षिण भारत में भी कई ऐसे बेसिन हैं जो आगे चल के हम लोग चर्चा करेंगे। तो इन बेसिन का निर्माण कैसे होता है? बेसिन का मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र जो बड़े एरिया का छोटे पतले मार्ग से पानी बाहर निकाल देता है। जैसे आप घरों में वॉश बेसिन देखते हैं। वॉश बेसिन का यदि आप आकार देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके का होता है और ऐसे करके है। वॉश, इसे बोलते हैं वॉश बेसिन, या इसी को धावन पात्र कहते हैं। तो इसी में क्या है, हाथ धुले जाते हैं, बर्तन धुले जाते हैं और इस बड़े एरिया का पानी क्या करता है, एक छोटे मार्ग से बाहर निकाल देता है। इसी तरीके से कई सारी नदियां मिलके, सहायक नदियां मिलके ये क्या करते हैं, ऐसे बेसिन का निर्माण करते हैं जो आगे हम समझाते हैं। तो खासकर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अपवाह तंत्र क्या है। यानी निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से बहने वाले जल को अपवाह तंत्र कहते हैं। जैसे ये कोई नदी है, ये पर्वतीय क्षेत्रों से निकलकर ऐसे करके मार्ग बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है इसकी कुछ और भी सहायक नदियां हैं जो पहाड़ी एरिया से पानी बह के आता है यहां पे। इसी तरीके से इसके दूसरी तरफ भी ऐसी नदियां होंगी। तो ये एक वृक्षनुमा आकार बनाता है। क्या बनाता है? वृक्षनुमा आकार, और इसी को वृक्षाकार प्रतिरूप कहते हैं। वृक्षाकार प्रतिरूप। अब प्रश्न ये उठता है कि वृक्षाकार प्रतिरूप कौन सी नदियां बनाती हैं? तो खासकर पर्वतीय क्षेत्रों से, यानी जो बर्फ के पिघलने से जिन नदियों का निर्माण होता है वो क्या करते हैं, वृक्षाकार प्रतिरूप का निर्माण करते हैं। अब आप ये देखेंगे कि एक बड़े एरिया का, ये पूरे एरिया का पानी एक पतले मार्ग से निकाल देता है, तो इसी को क्या कहते हैं, बेसिन बोलते हैं। भारत में गंगा बेसिन ऐसे ही है, सिंधु बेसिन ऐसे ही है या इसी तरीके के है, ब्रह्मपुत्र बेसिन इसी तरीके से है। तो ये पूरे एरिया का पानी जो है एक छोटे मार्ग से निकाल देता है, इसीलिए क्या कहते हैं, बेसिन बोलते हैं। अब इसका जो निर्माण होता है वो कई तरीके के बिंदुओं पर निर्भर करता है। जैसे हम यहां पर देखते हैं कि जिस एरिया में नदी निकलती है वहां की चट्टान कैसे है। चट्टान यदि कठोर होगी, जैसे मान लिया ये चट्टान है, ये इतना भाग कठोर चट्टान है यहां से लेकर यहां तक, तो कठोर चट्टानों को नदियां आसानी से काट नहीं पाती हैं और उसी मार्ग में से लगातार बहती रहती हैं। लेकिन
अगर ये नदियां मृदु चट्टान से होके बहती है तो मृदु चट्टान को नदियां बहुत आसानी से काट देती हैं, और जब काट देती हैं, जैसे ये यहाँ पर है, तो यहाँ पर आई नदी, ये मिट्टी को धीरे धीरे काटती रहेगी, और एक समय आएगा कि नदी इधर से बहने के बजाय इधर से बहना शुरू कर देगी, यानी ऊपर से गिरेगी। तो ये मिट्टी जो है धीरे धीरे क्या है, कटती जाएगी, और एक समय आएगा कि ये नदी ऊपर से नीचे को गिर जाएगी। जब ये नदी ऊपर से नीचे को गिरेगी तो ये कई मीटर हो सकता है, 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर ऊंचाई से गिरते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, जल प्रपात। तो इस तरीके से वृक्षाकार प्रतिरूप जो है पर्वतीय क्षेत्रों से निकलने वाली नदियां निर्माण करते हैं। अब हम मैप के द्वारा ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये वृक्षाकार प्रतिरूप नदियां कहां पर बनाती हैं। तो यहां पर हम देखते हैं ये उत्तराखंड का एरिया है, और उत्तराखंड से एक नदी निकलती है जो गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड की सीमा बनाती हुई पश्चिम बंगाल पहुंचती है, और पश्चिम बंगाल में ये 2 भागों में बढ़ जाती है। ये ब्लू से बना देते हैं। ये पश्चिम बंगाल में 2 भागों में बढ़ जाती है। एक भाग पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, जिसको हम हुगली के नाम से जानते हैं, और दूसरा भाग बांग्लादेश पहुंच जाता है। शेष के बारे में हम नदियों में ही डिफाइन करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं वृक्षाकार प्रतिरूप क्या है। तो ये गंगा नदी हो गई, और गंगा की एक सहायक नदी है यमुना नदी। इसका क्या नाम है, यमुना नदी। फिर इसकी सहायक नदी चंबल, सिंध, बेतवा, केन, फिर यहाँ पर शारदा, इस तरीके से कई नदियाँ आके यहाँ पर मिल जाती हैं। तो इस तरीके से आप ये आकार देखिएगा, बिल्कुल वृक्षाकार लगता है। इसीलिए गंगा बेसिन को क्या कहते हैं, वृक्षाकार प्रतिरूप। वृक्षाकार प्रतिरूप। इसी तरीके से सिंधु बेसिन भी निर्माण करता है, और इसी तरीके से ब्रह्मपुत्र बेसिन का भी निर्माण वृक्षाकार प्रतिरूप के रूप में होता है। उसके बाद हम बात करते हैं आर्य प्रतिरूप के बारे में। आर्य प्रतिरूप क्या है? देखिए, जब कोई पर्वत से कई नदियां अलग अलग दिशाओं में निकलती हैं तो उसे आर्य प्रतिरूप कहते हैं। जैसे ये कोई पहाड़ है, और इस पहाड़ से एक नदी इस दिशा में बहती जाए, और एक नदी इस दिशा में बहती हुई जाए, और एक उसके पीछे से बहती जाए जो कि आगे जाके बहती जाके। तो ऐसा जो प्रतिरूप बनता है उसको आर्य प्रतिरूप कहते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है, आर्य प्रतिरूप कहां पर बनता है? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? तो आपको यहां पर थोड़ा सा यहाँ की जरूरत थी, इसलिए इसे साफ कर दिया था। अब ये यहाँ पर बन गया है। देखिए, यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है, और इस पर्वत श्रृंखला का नाम है सतपुड़ा पर्वतमाला। सतपुड़ा पर्वतमाला। सतपुड़ा पर्वतमाला की एक चोटी है अमरकंटक। क्या नाम है?
अमरकंटक। प्रश्न पूछा जाता है अमरकंटक से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? तो अमरकंटक से कई नदियां निकलती हैं। जैसे अमरकंटक से एक नदी निकलकर खंभात की खाड़ी में गिर जाते हैं। ये खंभात की खाड़ी है और इस नदी का नाम है नर्मदा। क्या नाम है? नर्मदा नाम है। और इसकी दूसरी तरफ से निकल के एक दूसरी नदी जिसका नाम है सोन नदी। सोन नदी अमरकंटक पर्वत से निकल के कहां पर मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। और इसकी एक और इधर से दक्षिणी भाग से नदी निकलती है जो कि महानदी की सहायक नदी के नाम से जाना जाता है। यह महानदी है। तो सहायक नदी। तो इस तरीके का जो ये आकार बनता है और इसी आकार को क्या कहते हैं? आर्य प्रतिरूप। तो प्रश्न पूछा जाता है आर्य प्रतिरूप में सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है? तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है अमरकंटक पड़ जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अभिकेंद्री प्रतिरूप। अभिकेंद्री प्रतिरूप क्या होता है उसको आप यहां पर ऐसे समझें, जैसे ये पहाड़ी क्षेत्र है। पूछा जाता है अभिकेंद्री प्रतिरूप कहां पर बनते हैं? तो अभिकेंद्री प्रतिरूप आमतौर पर हिमालयी क्षेत्र में बनते हैं। कहां पर? हिमालयी क्षेत्र में। अब वो कैसे बनते हैं? जैसे इन पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ जमी हुई है और बर्फ पिघल पिघल के क्या है, एक बीच स्थल में इकट्ठे हो जाते हैं, ये बीच के स्थल में। और जब यहां पर पानी भर जाता है तो वो यह एक ऐसा मार्ग ढूंढती है जहां से आसानी से बाहर निकल सके। तो ये चारों तरफ की नदियां आके इस बीच की झील में एकत्र हो जाती हैं और फिर ये आगे नदी बहती हुई जाती है। तो ये प्रतिरूप कहलाता है अभिकेंद्री प्रतिरूप। अब अगला प्रश्न पूछा जाता है कि अभिकेंद्री प्रतिरूप कहां पर है, कौन सा एग्जाम्पल है? तो आप ये देखेंगे कि सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये जो है ट्रांस हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। और सतलज, ब्रह्मपुत्र और सिंधु ये ट्रांस हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं और ये उन्हीं क्षेत्रों से एक बड़े झील या किसी दूसरी अलग अलग झीलों से निकलती हैं। तो इस तरीके का प्रतिरूप खासकर हिमालय में बनता है और इसी को क्या कहते हैं? आर्य प्रतिरूप। अब अगले प्रतिरूप हम बात करेंगे जालीनुमा प्रतिरूप। जालीनुमा प्रतिरूप का एग्जाम्पल खूब पूछा जाता है। तो जालीनुमा प्रतिरूप कैसे बनता है ये देखिएगा। अगला कौन से नदियां हैं जो जालीनुमा प्रतिरूप का उदाहरण बनती हैं? तो जालीनुमा प्रतिरूप आप इस तरीके से देख सकते हैं। ये दक्षिण भारत का स्थित है, वही जो यहां पर बना हुआ है, क्योंकि यहां पर हमें जालीनुमा प्रतिरूप बताने के लिए एक बड़े चित्र की आवश्यकता है। और जालीनुमा प्रतिरूप आप इस तरीके से ऐसे देखेंगे। ये गुजरात है। तो यहां पर एक पर्वत श्रृंखला है, इसको थोड़ा सा जूम करके मैं बता रहा हूं, जिसका नाम है सतपुड़ा पर्वतमाला। क्या नाम है? सतपुड़ा पर्वतमाला। और इसी के उत्तर में एक और पर्वत श्रृंखला है जो आगे चली जाती है बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार तक पहुंच जाती है। और इस पर्वत श्रृंखला का नाम है विंध्य पर्वतमाला। विंध्य पर्वतमाला। तो यहां पर दो एक तरीके उच्च भूमियां हैं।
तो यहां पर आप देखेंगे एक नदी निकलती है, ये जो यहां पे निकलती थी, इसका नाम है अमरकंटक। अमरकंटक से जो नदी निकलती है इसका नाम है नर्मदा नदी। और कहां गिर जाती है? खंभात की खाड़ी में। इस नदी का नाम है नर्मदा। और इसी के दक्षिण में एक नदी और बहती है, इसका नाम है ताप्ती। अब यहां पर कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं? विंध्य पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा, और ये सब दोनों मिलकर क्या करते हैं? जालीनुमा प्रतिरूप का निर्माण करते हैं। देखिएगा कैसे। जैसे ये विंध्य पर्वतमाला है, देखिए जब दो नदियां समानांतर बहती हैं, जिनमें से नर्मदा हो गई और दूसरी क्या हो गई? ताप्ती, दोनों समानांतर बह रही हैं, और दो पहाड़ियां हैं, और इन्हीं पहाड़ियों से नदियां निकलकर इसी क्षेत्र में आकर ऐसे करके मिल जाती हैं। और उसी तरीके से सतपुड़ा पर्वतमाला में नदियां निकलकर इसी क्षेत्र में मिल जाती हैं, और सतपुड़ा के दूसरी तरफ नदियां आके ऐसे मिल जाती हैं। तो ये जो आकार आपको दिख रहा है, ये आकार आप कहलाता है जालीनुमा प्रतिरूप। तो जालीनुमा प्रतिरूप कैसे बनता है, ये आपने बड़ी आसानी से समझ लिया कि किस तरीके से दो नदियां नर्मदा और ताप्ती ये मिलके जालीनुमा प्रतिरूप का निर्माण करते हैं। ये प्रतिरूप का निर्माण कई बिंदुओं पर करते हैं। अब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसी नदियां जो भौम जल के स्वतः उद्भव से उनका निर्माण होता है, तो वो हम समझेंगे कि किस तरीके से उनका निर्माण होता है। दोस्तों, जैसे ये पृथ्वी की आंतरिक चट्टान है, ये पृथ्वी है, और ये धरातल है जहां पर आप घूमते हैं, टहलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, ये खेती करते हैं, साइकिल चलाते हैं, ये वो एरिया है। और इसी के नीचे कई सारी चट्टानें आपके बीच में उपस्थित होती हैं। जैसे ये चट्टान ए है, ये बी है, और बीच का एरिया सी चट्टान है, ये सी चट्टान है। अब यहां पर ये ऐसा आकार है, यानी धरातल के नीचे का एक चट्टान बी है और दूसरा ए है, जो ए बी से मिलते जुलते हैं, ऐसे मार्ग है। और पृथ्वी के नीचे एक लेयर है, इसके बारे में वर्ल्ड ज्योग्राफी में बात करेंगे। और ये जो लाइनिंग है, यहां पर पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पानी। और ऊपर एक चट्टान टाइप में है। जब ये दोनों ए और बी आपस में एक दूसरे से दबाव बनाते हैं, कहां पर? इस भरे हुए पानी पे, यानी ये चट्टान इधर की तरफ खिसक रही है, या ये चट्टान इधर की तरफ खिसक रही है, या ऐसा भी हो सकता है ये स्थिर है, यही खिसक रही है, या ये हो सकता है ये स्थिर है, यही खिसक रही है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब दो चट्टानों के बीच में पानी फंसा रहता है और उन पे दबाव बनता रहता है खिसकाव के कारण, प्लेटों के, तो ये पानी जो है धरातल से धीरे धीरे क्या है? ऊपर निकलने लगता है। और यही इसी तरीके से स्वतः जल का निर्माण हो जाएगा। यानी ऐसी नदियां जो स्वतः भूमिगत स्थल पर आ जाती हैं, यानी आंतरिक भौम जल, जो जल इकट्ठा है वो क्या है? बाहर आ गया। इस तरीके से ऐसी नदियों का निर्माण होता है। तो ऐसी नदियां आपको दक्षिण भारत में देखने को मिलेंगे। कहां पर? दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत की ज्यादातर नदियां इसी का एग्जाम्पल है। लेकिन जब बरसात का पानी इन क्षेत्रों में मिल जाता है तो ये और भी बड़ा आकार धारण कर लेते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अपवाह तंत्र का निर्माण किन बिंदुओं पर निर्भर करता है। तो
तो अपवाह तंत्र यानी नदी का जो फैलाव है या बेसिन है वो कई बिंदुओं पर निर्भर करता है। जैसे ये पहाड़ी क्षेत्र है और यहां से पानी बहता हुआ ये ऐसे करके ये मार्ग ऐसे जाता है। तो ये तो आपको पता है कि पहाड़ी क्षेत्रों से निकलने वाला जो जल होता है वो क्या बनाता है, जालीनुमा प्रतिरूप बना देता है। सॉरी, पहाड़ी क्षेत्रों से निकल वृक्षाकार प्रतिरूप बना देता है। जब वृक्षाकार प्रतिरूप बनाता है तो यहां पर अपवाह तंत्र का निर्माण कैसे होगा, हम इन बिंदुओं पर बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जब कोई नदी पहाड़ी क्षेत्रों से निकलती है तो जब पहाड़ी क्षेत्रों में यह कहलाता है स्रोत या इसका उद्गम स्थल है, और यह कहलाता है मुहावना। प्रश्न ये पूछा जाता है डेल्टा का निर्माण कहां पर होता है, तो डेल्टा का निर्माण मुहाने पर होता है, ठीक है ना। या नदियां एस्चुरी बनाती हैं, तो दोनों को हम दोनों में बात करेंगे। जब नदियां उद्गम स्रोत होता है तो यहां मार्ग जो है सकरा होता है। क्या होता है, सकरा होता है, और सकरा होने के कारण चूंकि ढाल ज्यादा होती है तो यहां पर पानी की गति क्या है, बहुत तीव्र होती है। अब ये प्रतिरूप कैसे बनेगा इसके बारे में आप समझिएगा। देखिएगा, ये कई बिंदुओं पर निर्भर करता है। जैसे भूवैज्ञानिक समय अवधि, यानी नदी जिन चट्टानों से होके बह रही है, अर्थात नदी जहां से बह रही उसके नीचे का क्षेत्र, ये भूमि कैसी है, ये यदि कठोर होगी तो जाहिर सी बात है नदियां अपना मार्ग पहाड़ी क्षेत्रों में आसानी से बदल नहीं पाती हैं। और पिछली क्लास में यहां पर हमने बताया था यदि नदियां पहाड़ी क्षेत्रों में होती हैं तो वी आकार की घाटी बनाती हैं, क्षिप्रिकाएं बनाती हैं। तो इन दोनों के बारे में हमने डिफाइन कर दिया था। एक और हमने पिछली क्लास में डिफाइन कर दिया था, छाड़न झील, या इसी को चापाकार या गोखुर झील भी कहते हैं। गोखुर झील इस तरीके के आकार जो है ये यहां पर निर्माण करती हैं नदियां। यहां पे दो बिंदुओं पे हम और बात करेंगे, गुम्फित वाहिकाओं के बारे में और जलप्रपात के बारे में। तो दोस्तों ये देखिएगा, जब नदियां जैसे इस दिशा में बह रही थी तो जब इस दिशा में बहते हुए पानी सीधे इस दीवार पे टक्कर मारेगी। जब इस दीवार में टक्कर मारेगी तो अंदर एक गुफानुमा आकार बना देगी, ऐसे इस तरीके का आकार बना देगी, और ऊपर जो है ऐसे धरातल बना रहेगा। यानी ऊपर मिट्टी बराबर रहेगी लेकिन नीचे की मिट्टी क्या है, कट चुकी होगी। यानी ये तीव्र गति के कारण क्या है, नीचे की मिट्टी को काट देगी इसकी, और ऊपर बनते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, गुम्फित वाहिकाएं कहते हैं। ये गुम्फित वाहिकाओं के बाद हम देखते हैं कि नदियां आगे चल के जलप्रपात बनाती हैं। तो यहां पर पहले जलप्रपात बनाएगी फिर गुम्फित वाहिकाएं, क्योंकि गुम्फित वाहिकाएं बनाएगी मैदानी क्षेत्रों में, और जलप्रपात कहां पर बनाएगा, जलप्रपात बनाएगा पहाड़ी क्षेत्रों में। तो जैसे कोई नदी ऐसे बहती हुई जा रही है और यहां पर कठोर चट्टान है और आगे क्या है, ये मृदु चट्टान है। कौन सी चट्टान है, मृदु चट्टान।
तो यहां पर ये नदी जब बहते हुए आएगी तो नदी जब यहां पर मृदु चट्टान में गिरेगी तो ये धीरे धीरे इस मिट्टी को काटेगी, ये धीरे धीरे काटती जाएगी, काटते 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 ये तब तक काटती रहेगी जब तक नीचे कोई कठोर चट्टान नहीं मिल जाएगी। मान लिया यहां पर कठोर चट्टान है, कठोर चट्टान, तो ये नदी यहीं से फिर आगे बढ़ जाएगी। तो ये नदी का पानी ऊपर से गिरना, यही क्या कहलाता है? जल प्रपात। और कई बार होता है कि जल प्रपात के कारण नदियों का मार्ग बदल जाता है, क्योंकि यहां पर मृदु चट्टान थी, वो कट के मिट्टी बाहर हो गई तो नदी आके ऐसे गिरने लगी ऊपर से, और जब पहाड़ी क्षेत्रों से गिरने लगती है तो इसको झरना या जलप्रपात कहा जाता है, अर्थात वाटरफॉल। और फिर नदी जो है ऐसे आगे बढ़ने लगेगी। कई बार होता है कि नदी बहते हुए आई, मृदु चट्टान मिली, इसको काट दिया, फिर ऐसे गिरे, और फिर कठोर चट्टान मिली तो फिर ऐसे बहने लगी, और जब फिर आगे मृदु चट्टान मिली तो फिर काट दिया, और फिर कठोर चट्टान मिली, फिर ऐसे। तो इस तरीके से नदी का जो आकार होता है, ऐसे गई फिर आई, फिर ऐसे गई फिर ऐसे गई। तो ये एक सीढ़ी नुमा जलप्रपात इस तरीके से बन जाता है, ठीक है ना। पानी यहां से आया, यहां पे मृदु चट्टान थी, नदी ऐसे गिर गई, और फिर ये कठोर चट्टान मिली, फिर आगे मृदु चट्टान मिली, फिर इसको काट के नीचे आ गई, फिर ये कठोर चट्टान मिली, फिर इस तरीके से मृदु चट्टान मिली, इसको काट के नीचे आ गई। तो इस तरीके से ये एक श्रेणी क्रम में जलप्रपात बना देता है, श्रेणी क्रम में जल प्रपात बना देता है। तो ऐसे भी यहां पर क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं कि श्रेणी क्रम से जलप्रपात किस तरीके से बनता है, कहां पर बनता है। तो दोस्तों ये एक तरीके से आपको स्ट्रक्चर तैयार कराया गया है। अब इसी बेस पर आगे हम आपको नदियों को के बारे में समझाएंगे और सिखाएंगे। उसके बाद हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो आज के लिए इतना ही। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।